डॉक्टर मनीष महाजन, आप लोगों के साथ जुड़ने का जो आज मुख्य उद्देश्य है, विश्व भर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। आज का जो हमने टॉपिक सोचा आप लोगों से जुड़ने के लिए, वो सोचा है असिस्टिंग योर पाथ टू रिकवरी फ्रॉम स्ट्रोक। माने जो जब स्ट्रोक हो चुका है, तो किस तरीके से एक टीम, एक जो केवल न्यूरोलॉजिस्ट तक सीमित नहीं है, वो कैसे जुड़कर आपस में लोग हाथ मिलाकर आपकी मदद कर सकते हैं। जहां तक संभव है मेडिकली, वो आप अपनी हेल्थ को वापस लेकर आ सकें। ये सब बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम ये जानें कि स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। अ, ये शब्द डिराइव किया गया है वर्ड स्ट्राइक से, जिसके अंदर जैसे बिजली कड़कती है, वैसे ही आपको एकदम आमतौर पे मरीज या लोग जो है वो इसको समझते हैं सिर्फ पक्षाघात, माने सिर्फ एक साइड का पैरालिसिस, मगर वहां तक सीमित नहीं है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है वो विभिन्न सिम्टम्स उसके अंदर हो सकते हैं। खास तौर पे जो इसके लिए बहुत सरल सा एक निमोनिक इसीलिए न्यूरोलॉजिस्ट ने बनाया है, जिसको बोलते हैं बी फास्ट। जैसे छाती का दर्द दर्शाता है कि चलो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसी प्रकार से सिम्टम्स जो कि याद रखे जा सकते हैं बी फास्ट द्वारा। बी माने बैलेंस, ई माने आईज, एफ माने फेस, ए माने आर्म्स या लेग वीकनेस, एस माने स्पीच, टी माने टाइम। तो यकायक होने वाले कोई भी सिम्टम्स, सेकंड्स में डेवलप होने वाले कुछ सिम्टम्स जो कि अभी इस पल नहीं थे, दूसरे पल आ गए हैं। आपका कभी एकदम बैलेंस बिगड़ जाए, एक हाथ से आपका कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए, एक आंख से दिखना बंद हो जाए, चेहरे पे टेढ़ापन आ जाए, या जुबान लड़खड़ा जाए, एक साइड का हाथ या पाँव काम करना बंद कर जाए, या एक हाथ काम करना बंद कर जाए। आप तो टाइम रहते अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं और ये न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ये जो लक्षण आपको आ रहे हैं वो दिमाग की या तो खून की सप्लाई ब्लॉक होने के कारण, जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि 80 टू 85% केसेस में देखने को मिलता है। तो और अगर आप एक टाइम विंडो जिसको हम 4.5 घंटे का कहते हैं, जिन लोगों में ये ब्लॉकेज पाया जाता है और वो बाकी क्राइटेरिया में भी फिट हो जाते हैं, तो एक सीटी स्कैन द्वारा अकेला पहले ये पक्का किया जा सकता है कि ये ब्लीडिंग द्वारा तो नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग इमीडिएटली सीटी स्कैन में दिख जाती है, और वो 15% केसेस में कारण वो भी लक्षणों का हो सकता है। तो जब एक बार ब्लीडिंग रूल आउट हो गई, तो ब्लॉकेज के लिए क्लॉट बस्टर थेरेपी आपको न्यूरोलॉजिस्ट ऑफर कर सकते हैं। और आज की डेट में कुछ ऐसे हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर भी हैं, जिस तरीके से एक्यूट सेटिंग्स में हार्ट अटैक में भी स्टेंट डलते हैं, क्लॉट निकाले जाते हैं, वैसे ब्रेन के अंदर से भी क्लॉट और स्टेंट डलते हैं। अब ये तो बात हो गई एक्यूट स्ट्रोक की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है, क्यों ये चीजें जरूरी हैं एक्यूट सेटिंग में, क्योंकि ये टाइम विंडो बहुत जरूरी है। अगर आप ये टाइम रहते नहीं आएंगे, तो हर मिनट 1 मिलियन न्यूरॉन जो कि कभी वापस नहीं लाए जा सकते, वो आप खो रहे हैं। और ये जो उससे रिजल्टेंट जो डिसेबिलिटी होगी, वो पूर्ण रूप से या तो रह सकती है अगर उसकी मैनेजमेंट उसके बाद भी सही नहीं। मगर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि अगर ये चीज हो गई है और जिन लोगों में वो सिम्टम्स रेजिडुअल रह गए हैं, तो एक्यूट सेटिंग से लेकर हम घर जाने के बाद भी किन चीजों पे खास तौर पे ध्यान दें, ताकि हम वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, हम वो एक हेल्प दे सकें, असिस्टेंस दे सकें कि वो रिकवरी का पाथ एक बिना किसी विडंबना के चलता रहे और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे ग्रेजुअली मूव करता रहे फॉरवर्ड। तो मेडिकली सबसे ज्यादा जरूरी आपके जिन रिस्क फैक्टर्स के कारण आपको ये स्ट्रोक हुआ है, अब इनमें हम गिनती कैसे करते हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। उम्र किसी की हम नहीं बदल सकते, जेंडर नहीं बदल सकते, मगर क्या बदल सकते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है? ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको थायराइड के इश्यूज हैं, आपके जो कुछ B12 की डेफिशिएंसी है जिसके कारण होमोसिस्टीन वगैरह, ये जो कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, तो आपको टाइम रहते इनको भी साथ में एड्रेस करना होगा।
कोई एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल करना होगा ताकि स्ट्रोक की रिकवरी हो। और अगर वो ब्लॉकेज के कारण है तो आपको डिपेंडिंग कि वो हार्ट से क्लॉट आया है, दिमाग में क्लॉट बना है या किसी बड़ी खून की नस जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही है, वो उसके अंदर ब्लॉकेज हुआ है, तो हमें ये अगर क्लैरिटी जब हमारे इन्वेस्टिगेशंस में आ जाती है तो खून पतला करने की दवाइयाँ ज़्यादातर केसेस में एंटीप्लेटलेट माने एस्पिरिन या फिर खून पतला करने की कुछ और दवाइयाँ जिनको हम एंटीकोagulation कहते हैं, उसका इस्तेमाल। और आम तौर पे जो ब्लीडिंग का जो केसेस होते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर बहुत एक मुख्य कारण होता है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा अगर ब्लॉकेज या ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, तो पहले हफ्ते में सूजन बढ़ती है। हर एक को सूजन कम करने की दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, मगर अगर दिमाग का प्रेशर बढ़ रहा है दिमाग के अंदर क्योंकि ये तो एक बंद संदूक की तरह है। जो हमारी खोपड़ी है। इसमें दिमाग, उसके ब्लड सप्लाई और एक अंदर जो फ्लूइड रहता है, उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रा-सी भी स्कोप नहीं रहता। तो अगर वो जो पहले हफ्ते में सूजन बढ़ती है, उसके कारण सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होने के चांसेस माने जो इंसल्ट स्ट्रोक द्वारा हुई है, उसके ऊपर सेकेंडरी ब्रेन इंसल्ट हो सकती है। तो उस सूजन को भी हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ कई बार दवाइयों की या कुछ बहुत ज़्यादा बड़े ब्लीड या ब्लॉकेज के अंदर हमें कई बार सर्जरी द्वारा जान बचाने के लिए, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सर्जरी भी ज़रूरत हो सकती है। अब ये तो रहे मेडिकल इंटरवेंशंस जो कि कहाँ से स्टार्ट हुए? एक्यूट सेटिंग में या तो क्लॉट बस्टर थेरेपी या क्लॉट निकालने की प्रक्रिया या फिर उसके बाद खून पतला करने की रेगुलर दवाइयाँ या फिर जो रिस्क फैक्टर्स के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्टेरॉल, थायराइड इनके सबके इलाज। अब ये तो है मेडिकल इलाज, मगर जो हमारा आज का उद्देश्य है, उसको संपूर्ण करने के लिए हमारे साथ और भी कुछ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। जैसे डॉक्टर नीलम ने इंट्रोड्यूस किया हमारे साथ, हमारे बहुत ही काबिल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ बहुत ही काबिल स्पीच थेरेपिस्ट और स्वॉलिंग एक्सपर्ट हैं और खुद डॉक्टर नीलम जो कि एक कॉग्निटिव एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएँगे कि किस तरीके से हमें एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर जिसको कहते हैं, उसको हमें संभव करना होता है। तो अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर उमर को और वो आपको बताएँगे कि एक बार जब स्ट्रोक हो जाता है, तो ना केवल जो फिज़ियोथेरेपिस्ट के बारे में एक माइंडसेट है कि सिर्फ़ एक कसरत है, उसके बियॉन्ड क्या-क्या चीज़ों में एक फिज़ियोथेरेपिस्ट या फिज़िकल रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट आपकी क्या-क्या मदद कर सकते हैं। डॉक्टर उमर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर महाजन। फिज़ियोथेरेपी का रोल जितना जल्दी शुरुआत हो सके उतना अच्छा है। एविडेंसेस के हिसाब से अगर बात करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम 72 घंटे 72 आवर्स के अंदर-अंदर फिज़ियोथेरेपी का हमारा इसमें इंटरवेंशन आ जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है जब स्ट्रोक हो गई है, आपको आज बड़े अच्छे से मालूम है कि पेशेंट को वन साइड पैरालिसिस हो जाएगी, पेशेंट को बहुत ही बेजान सा लगेगा एक तरफ का हिस्सा, उनको फेशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगी, स्पीच में प्रॉब्लम हो जाएँगी। तो बेसिकली एक्यूट सेटअप में हमारा रोल ये रहता है फिजियोथेरेपी का कि पेशेंट को मैनेज करने में, पेशेंट की टोन नहीं है, मसल बिल्कुल फ्लैसिड हो चुके हैं। अब फ्लैसिडिटी को मेंटेन करने के लिए जॉइंट की जो जो हमारे जॉइंट्स हैं, जितने भी शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो, शोल्डर बहुत सेंसिटिव जॉइंट है। इसकी इंटीग्रिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमें इनकी मूवमेंट करवानी है। एट द सेम टाइम हमें एवरी 2 आवरली पेशेंट की पोजिशनिंग का बड़ा ध्यान रखना है बिकॉज़ जितने भी बोनी प्रोमिनेंस हैं, पेशेंट अगर लेटा रहेगा, कहीं न कहीं उसकी बोनी प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं कुछ, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा, उसकी वजह से स्किन इंटीग्रिटी जो है वो नहीं रह पाएगी। आपने सुना होगा प्रेशर अल्सर्स और इन सब चीज़ों में पेशेंट को डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो उन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है और मूवमेंट सिर्फ मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट का उनके पीछे व्हाट आर द रीज़न्स, उसके पीछे की वजह क्या है मूवमेंट्स कराने की, वो जानना ज़रूरी है। पेशेंट फ्लैसिड है, टोन नहीं है उसके मसल्स में, पेशेंट को चांसेस हैं एडिमा होने के, स्वेलिंग होने के हाथों में, पैरों में। वो मूवमेंट हम इसलिए करवाते हैं ताकि वो स्वेलिंग थोड़ी-सी कम हो, पेशेंट की मसल्स की कंडीशनिंग अच्छे से बरकरार रहे। क्योंकि इनिशियली तो पेशेंट कुछ कर नहीं पाएगा, हमें ही थोड़ी-सी उनको एनकरेज करना है और उनको थोड़ा-सा सपोर्ट देना, उनको ये इस चीज़ का आश्वासन दिलाना है कि येस, ये चीज़ें जो हैं ये इम्प्रूव हो सकती हैं। हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि हमारा जो प्रॉपर असेसमेंट है वो किस तरह से हो रही है, हमारा मैनेजमेंट जो है उसके गोल्स क्या होंगे, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, हमें लंबे समय के लिए पेशेंट को क्या-क्या चीज़ें करवानी है, किन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है।
ये सब चीजें जब हो जाएंगी, उसके बाद सब एक्यूट स्टेज आएंगी, उसमें क्या पेशेंट की ग्रेजुअली उनकी जो टोन है मसल की, वो अब नॉर्मल टोन बनना शुरू हो जाएगी। इसको स्पास्टिसिटी बोलते हैं, आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा। जो पेशेंट के मसल्स है उसमें स्पास्टिसिटी डेवलप होने की जो वो टेंडेंसी है वो आ जाएगी, वो अब नॉर्मल है। और उस केस में हमें पेशेंट को उस अब नॉर्मल स्पास्टिसिटी को, उस अब नॉर्मल मसल जो टोन है, उसको फंक्शनली उसको नॉर्मल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे कि कोई पेशेंट है, मान लीजिए आप कोई पेशेंट है, उसको हम सिर्फ उसकी एल्बो को या शोल्डर को मूव करते जाएंगे, पेशेंट को कुछ उसका समझ नहीं आ रही वो क्यों कर रहे हैं, वो तो खुद भी पेशेंट पकड़ के कर लेगा, बट पेशेंट को हमें एक्सप्लेन करना है कि इफ इन केस कोई भी अगर वो फंक्शनल एक्टिविटीज कराना चाहते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे उसके हाथ में हम ऑयल लगा देंगे एंड विल टेल द पेशेंट कि अपने सर में, अपने चेहरे पे करीम से कुछ मसाज करें। तो अपार्ट फ्रॉम डूइंग एक एक चीज की मूवमेंट करने से अच्छा है कि पेशेंट को भी थोड़ा इंटरेस्ट उजागर हो उसकी एक्टिविटी करने में, कि या मैं ये कर रहा हूँ, मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहा हूँ। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात है कि पेशेंट को हमें पेशेंट का इंटरेस्ट जानना है, पेशेंट के जानने की वो कौन सी चीज में इंटरेस्टेड है। अंडर प्रेशर अगर नॉर्मल इंसान भी, अगर मुझे भी अगर आप अंडर प्रेशर कोई एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे, तो मुझे लगता है मेरे में भी अंडर प्रेशर कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ उसको मैं कंस्ट्रक्टिव वे में लेने के बजाय मैं उसको अपने लिए फर्दर मुश्किलें पैदा कर सकता हूँ। तो पेशेंट का इंटरेस्ट, पेशेंट के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको एक्टिविटीज करवाएं। जो पेशेंट ऑलरेडी मूवमेंट कर रहे हैं, जो उन्होंने लाखों हजारों बार उन्होंने अपने थ्रू द लाइफ जो मूवमेंट्स करी हैं, उनको उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, पेशेंट के जो ब्रेन के कनेक्शंस हैं मसल्स के साथ, वो दोबारा से रीडेवलप होने के चांसेस होते हैं। और कई स्टडीज में इसको प्रूव भी किया गया, इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से भी कई लोग जानते हैं, अगर आप इसके बारे में स्टडी करें तो। और लॉन्ग टर्म में हमें पेशेंट को फिर बेड साइड स्टैंडिंग किस तरह से उनको असेस करके उनको बेड साइड स्टैंडिंग करवानी, उनको ट्रांसफर एक्टिविटीज सिखानी है कि अगर आपको कुर्सी से आपने बिस्तर पे जाना है तो आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप चल के अगर आपको टॉयलेट एक्टिविटीज करनी है तो आप वो कैसे करेंगे, आपको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, कपड़े पहनने, खाना खाना, फीडिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज हमें उनको फंक्शनल एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, रादर देन ग्रॉस मूवमेंट कुछ भी रैंडम एक्टिविटीज कराने से। तो सबसे बड़ी बात है, हमें शोल्डर को मैनेज करना है, शोल्डर सबलक्सेशन माल हैंडलिंग की वजह से अटेंडेंट्स को तो मालूम नहीं होता, पेशेंट को वो कंधा पकड़ के पेशेंट को खींच लेंगे, चांसेस हैं कि उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, सबलक्सेट हो जाए। तो अपार्ट फ्रॉम एक चीज को बचाने के लिए वो एक और कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगी। मसल की कंडीशनिंग, कई बार आपने देखा होगा इसको डिसयूजर ट्रॉफी, हम अगर इस मसल्स का इस्तेमाल ना करें फंक्शनल वे में तो हमारे मसल्स और कमजोर हो जाते हैं। तो हमें मसल्स की कंडीशनिंग के लिए पहले वो काम करवाना है। बहुत देर तक पेशेंट बेड रिडन है, वो मूवमेंट मोबिलिटी एक्टिविटीज नहीं हो रही है, इसकी वजह से पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं, उसकी बोन डेंसिटी खत्म होने के चांसेस होते हैं। अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उनकी जो मांसपेशियां हैं, उनके जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं, उनकी डेंसिटी, कैल्शियम की रिअब्जॉर्प्शन, जितना भी चीजें हैं, ये सब चीजें और अच्छे इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते रहें। और एक ये चीज है, दूसरी बात है कि उनका गेट मैनेजमेंट, गेट मतलब उनका वॉकिंग पैटर्न, उनको वॉकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करवाना है। बिकॉज अगर अच्छे से अपना वॉकिंग कर पा रहे हैं तो उनकी टेंडेंसी है जो फर्दर बिकॉज ऑफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से दोबारा से उनको फॉल होने की जो टेंडेंसी है वो कम रहेगी। हमें उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। पेशेंट के आगे पीछे का एनवायरनमेंट जो है वो ब्लॉक बहुत ही क्लटर्ड सा ना हो, ओपन स्पेस हो, पेशेंट को एक एक रूम मिले प्रॉपर अपनी एक्टिविटीज करने के लिए। इस तरह की चीजें बहुत सारी हम पेशेंट को करवा सकते हैं। पेशेंट का डाइटरी इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसल्स को काम करने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल तो चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कुछ भी खाने से बेटर है कि हम कैलकुलेटेड एक प्रॉपर हमारा डाइटरी एक हमारा स्केड्यूल हो, हमें पता हो कि हमें इतना इनटेक प्रोटीन चाहिए, इतना कार्ब, इतना फैट, जो भी चीजें जो बेसिकली ये डाइटिशियन का पार्ट है। लेकिन हमें इन जनरल पॉपुलेशन आजकल हर कोई अपनी फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, तो उन लोगों को इस चीज के बारे में काफी नॉलेज होगा और पेशेंट को भी इस चीज के बारे में हमें अवेयर करना है। पेशेंट के लिए अच्छा सा एम्बियंस, इमोशनल सपोर्ट एटमॉस्फेयर उसके लिए बढ़िया होना चाहिए, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, उसके लिए मिसिज मिश्रा हैं, वो आपको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्यूट स्टेज में अगर पेशेंट को किसी भी तरीके की फीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं, खाना खाते वक्त कहीं ना कहीं जो खाना है वो हमारे स्टमक में फूड पाइप में जाने के बजाय वो हमारे सांस की नली में चले जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस होते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, जो कि आप खुद ही समझ लीजिए कितना फैटल है पेशेंट के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो पेशेंट को इस चीज के बारे में अवेयर करना, उसके लिए अलग से मैडम आपको बताएंगे कि क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज दी थिंग्स। पेशेंट को उनका ब्रोंकल हाइजीन, उनको बलगम अगर बन रही है तो उसको किस तरीके से बाहर निकालना है ताकि
और फर्दर इन्फेक्शंस ना बने। इस तरीके से बहुत सारे न्यूरो रिहैब सेंटर्स में बहुत सारी जो एडवांसेस हुई हैं फिजियोथेरेपी को लेके, उसमें ये किया जाता है। और जैसे कि मोटे मोटे तौर पे जैसे फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, पेशेंट को जो हमारी इलेक्ट्रिकल फिजियोथेरेपी में जो कुछ मशीन्स यूज होती हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देके उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज है उसको उनको उस चीज में इन्वॉल्व किया जाता है। जो मसल्स काम नहीं कर रहे हैं उनको करंट के थ्रू उनको थोड़ा एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को दोबारा से री एजुकेट करें, री लर्निंग करें उन चीजों की। इसी तरीके से हमारा वर्चुअल रियलिटी रिहैबिलिटेशन, जैसे आप पेशेंट को एक जॉयस्टिक दे देंगे या फिर उसके सामने बहुत सारी बड़ी स्क्रीन होगी, उसमें कुछ गोल्स होंगे, गेम्स होंगी। सपोज करें आपने किसी बॉल को, फुटबॉल को गोल करना, तो पेशेंट को एक टास्क दिया जाएगा जो पेशेंट के इंटरेस्ट का हो, प्ले वे मेथड से वो कुछ चीजों को अचीव कर सकता है। न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, जब हमारी स्पास्टिसिटी बढ़ने शुरू हो जाएंगी, उस इंक्रीज जो मसल टोन इंक्रीज हो रही है उसको अब नॉर्मल टोन को हम नॉर्मल वे में कैसे पेशेंट को इन्वॉल्व किया जा सकता है वो करेंगे। मॉडिफाइड कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड जो थेरेपी है, मूवमेंट थेरेपी है, उसमें आप देखे होंगे कि पेशेंट का जो नॉर्मल हाथ है, पेशेंट को अब इस हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कोशिश करेगा इसी हाथ से सारी एक्टिविटीज करे, तो ये निग्लेक्ट करेगा इस हाथ को। तो हमें कोशिश करनी है कि पेशेंट के इस हाथ को होल्ड किया जाए, इसको कंस्ट्रेन किया जाए, इसको बांध दिया जाए किसी तरीके से, उसको मजबूर किया जाए कि आप इस हाथ से कोई ना कोई काम करें, क्योंकि जब वो कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो काम होगा नहीं। तो ये एक तरह की इसमें रिसेंट एडवांसेस हुई हैं। बायो फीडबैक, पेशेंट को शीशे के सामने रख दीजिए, उनको बोलें कि कंपेयर करें दोनों साइड्स को, एंड कोशिश करें उसमें देखने के बाद अपने पोस्चर को इरेक्ट करें, प्रॉपर तरीके से खड़े हो जाएं। गेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल बार आपने देखा होगा, उसमें पेशेंट को चला सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे हायर जो सेंटर्स हैं वहाँ पे रोबोटिक गेट ट्रेनिंग की जाती है। पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्लिंग्स चलाया जाता है और उनको उससे भी फीडबैक मिलता है, प्रेशर पॉइंट्स उनको एक्सप्लेन किए जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी एडवांसेस हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। मेनली मोटे तौर पे यही है कि स्ट्रोक तो हो चुका है, अब फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, डीवीटी को प्रिवेंट करना है। कुछ भी नहीं करेंगे तो डीवीटी तो हो ही जाएगा। स्पास्टिसिटी अगर इतनी ज्यादा बढ़ गई और हमारा इंटरवेंशन अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो उसकी वजह से हम ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट दिखा नहीं सकते पेशेंट को। तो मैक्सिमम रिकवरी जो है विद इन 6 मंथ्स आपको आ जाती है। इवन इट कैन लास्ट अप टिल 1 साल, 1 साल के बाद भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा गोल्डन पीरियड है जिसमें हम मैक्सिमम रिजल्ट्स पेशेंट्स का आउटपुट निकाल सकते हैं, वो तो एक तो अर्ली इंटरवेंशन की वजह से, और मैक्सिमम विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स अगर हम करते रहेंगे डेफिनेटली। एक छोटे जाते जाते एक छोटे तौर पे एक बात कह देता हूँ। जैसे सपोज करें अगर आप एडमिट हुए हैं इमीडिएटली आफ्टर दिस स्ट्रोक, और आपकी जो मोबिलिटी है, आपका जो चलना फिरना है, या आपकी जो एक्टिविटीज है, खाना पीना, टॉयलेट एक्टिविटीज, शिफ्टिंग, अगर वो पेशेंट 70 to 80% जो है वो अफेक्टेड है इन चीजों में, और अगर इफ यू गेट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और प्रॉपर इंटरवेंशन एज ए टीम, जिसमें हम सारे लोगों का एक यूनानिमस एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, उसकी वजह से अगर हम वो करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, तो वही एक्टिविटी जो 70-80% वो अफेक्टेड है, विद इन 6 मंथ्स वो उसका जो रेशियो है वो 20% पे आ जाता है। टू जस्ट हैव मिनिमल सपोर्ट। अगर वो 80% काम नहीं कर पा रहा था 6 महीने पहले, चल नहीं पा रहा था, उसमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे होंगे जिनको हमें बिल्कुल मिनिमल सपोर्ट या कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाकी ओवर टू यू डॉक्टर मनीष। थैंक यू उमर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही उम्दा तरीके से आपने समझाया कि कैसे हम जो इन सभी मोडालिटीज और मल्टीपल मोडालिटीज को यूज करके ना केवल सिर्फ वीकनेस बाकी एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। आमतौर पे ये जो अब डॉक्टर आरती बात करने वाली हैं और उसके बाद जो डॉक्टर नीलम बात करेंगी, ये दो एस्पेक्ट्स बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमारे सबके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जो चीज मैटर करती है वो आउटकम इमीडिएट पीरियड में भी और लॉन्ग टर्म, ये बहुत ज्यादा आई थिंक वेरी कर जाती है अगर ये दो रिहैबिलिटेशन हम इग्नोर ना करें। तो ओवर टू यू डॉक्टर आरती। थैंक यू डॉक्टर मनीष सर, माय ग्रेटिट्यूड टू यू कि आपने ये फोरम आज स्टार्ट किया, एंड थैंक्स टू डॉक्टर उमर एज वेल। आपने बहुत ही बेसिक तरीके से यू हैव प्लान्ड अप ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी। Okay, so here comes for the speech and language problems in stroke patients. जैसे डॉक्टर मनीष सर ने बताया कि स्ट्रोक यूजुअली आपके बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, ऑर्गन्स एंड मसल ग्रुप को अफेक्ट करता है। सिमिलरली
हमारी माउथ की मसल्स जो स्पीच का एक फैक्टर है, बी फास्ट में एस स्टैंड्स फॉर स्पीच, स्पीच अलोन डजंट गेट अफेक्टेड, स्पीच के साथ आपका लैंग्वेज सेंटर्स, आपकी बातचीत समझने वाले और बोलने वाले सेंटर्स इफेक्ट होते हैं। बोलने का एक सबसे छोटा सा पार्ट है स्पीच की, आप अपनी आवाज को कैसे निकाल पा रहे हैं, पर निकालने से पहले क्या आपकी समझ शक्ति भी इफेक्ट हो चुकी है या नहीं, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स में। देन एस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर स्वॉलो, मीन्स खाना निगलने में डिफिकल्टीज आना। सो ये स्पीच का, लैंग्वेज का एंड स्वॉलो का, ये एक ट्रायड है जो हमेशा मतलब ज्यादातर इफेक्टेड होता है पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स में। अब डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज स्ट्रोक में कितना ज्यादा है और कितने एक्सटेंसिव वे में हमारी स्पीच या भाषा समझने की, बोलने की कैपेसिटी या खाना निगलने की कैपेसिटी अफेक्टेड है। जितने न्यूरल नेटवर्क्स इफेक्ट होते चले जाते हैं, हमारी मुंह की मांसपेशियां भी इन्वॉल्व होती चली जाती हैं, और बोलने के साथ साथ स्पीच की क्लैरिटी, भूलने की तकलीफ और खाना निगलने की तकलीफ आ जाती है। मैं यहाँ पे अपना छोटा सा एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी सर। As the slide indicate, and so far Dr. Manish and Dr. Umar have spoken a lot about these post-stroke effects. So another important untouched area among various professional group and among various patient group is speech and swallowing. So ये सबसे बड़ा पोस्ट स्ट्रोक इफेक्ट है जो नेग्लेक्ट होता चला जाता है. So many a times it has been seen that patient doesn't get aware about the certain facts that speech or language is also one of the area which need to be tackled immediately after the stroke. As soon as neuro intervention start, जैसे ही neuro intervention start हो रही है, तो स्पीच, लैंग्वेज या खाना निगलने की तकलीफ को भी इमिडिएटली चेक करना और डिपेंडिंग अपॉन की क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका इंटरवेंशन स्टार्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है. बहुत बार जिन पेशेंट्स का ये इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं होता है उनको लॉन्ग टर्म में बोलने की तकलीफ रह जाती है और खाना निगलने की भी तकलीफ बहुत समय तक रहती है. बहुत लेट जाके दे फाइनली स्टार्ट गेनिंग सम कंट्रोल ओवर माउथ, जहाँ पे वो मुंह से खाना फिर से शुरू करते हैं. So just to prevent that fact, we start with the early intervention of speech and language therapy. So जैसे as soon as we actually go ahead with the results of stroke, we find that there is a difficulty in communication. बोलने में तकलीफ, भाषा समझने में तकलीफ, खाना निगलने में तकलीफ. तो ज्यादातर जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं कि किस ब्रेन के किस एरिया में दिक्कत आई है. क्या वो एरिया हमारी मुंह की मांसपेशियों का सिर्फ स्ट्रेंथ अफेक्ट कर रहा है या उसका तालमेल अफेक्ट कर रहा है. अब वो तालमेल अगर हमारी मुंह की डिफरेंट मसल्स पे अफेक्ट हो रहा है, जैसे जीभ है, आपने मुंह में टेढ़ापन देखा होगा पेशेंट्स के आफ्टर स्ट्रोक, होठों का टेढ़ापन, जीभ का टेढ़ापन, जीभ का लड़खड़ाना, जीभ की मूवमेंट पूरी तरह से ना होना, जॉ की मूवमेंट मतलब तालू की हिलावट और जबड़े की हिलावट, जबड़ा पूरे मुंह को सपोर्ट करता है. अगर वो सारी तकलीफें ये स्ट्रेंथ और तालमेल को अफेक्ट कर रहे हैं तो बोली में असर आने लग जाता है. और दूसरा असर ये भी होता है कि ब्रेन के वो सेंटर्स जो भाषा को कंट्रोल करते हैं वो भी असर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का बातचीत समझ पाना भी डिफिकल्ट हो जाता है और बोलना भी डिफिकल्ट हो जाता है. इस तरह की कंडीशन जहाँ पे पेशेंट का मुंह का तालमेल इफेक्ट हो रहा है या बातचीत समझना या बोलना इफेक्ट हो रहा है क्योंकि दिमाग के लैंग्वेज सेंटर्स पे असर आया हुआ है, वो हमारी स्पीच स्किल्स को और लैंग्वेज स्किल्स को इफेक्ट करता है. डिपेंडिंग अपॉन कि अगर पेशेंट क्लियर नहीं बोल रहा है, पेशेंट की आवाज में लड़खड़ाहट है या बहुत स्लो बोलता है, उसकी आवाज में वीकनेस है, आवाज में लाउडनेस ही नहीं है, तेज बोल ही नहीं पा रहा, दैट मीन्स उसका लंग्स का एफर्ट इतना अच्छा हो नहीं पा रहा, वो श्वास उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी वीक हो चुका है. डिपेंडिंग अपॉन कि किस एरिया में डिफिकल्टी आ रही है उसकी ट्रीटमेंट प्लान की जाती है फ्रॉम within 24 hours of the first assessment that we do after the admission.
दूसरा होता है बातचीत समझने और एक्सप्रेस करने की डिफिकल्टी, जिसको हम अफेजिया कहते हैं, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी या कंप्लीट लॉस ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पे पेशेंट्स को ज्यादातर शब्द ढूंढने में दिक्कत होती है। कई पेशेंट्स तो बिल्कुल समझना और बोलना भूल ही जाते हैं। या दूसरा, जैसे अगर वो बोल भी रहे हैं तो उनके वाक्य इतने अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाते, उनको अपना मैसेज सामने वाले तक पहुंचाने के लिए जो फ्रेम करना होता है सेंटेंस, वो अच्छे से हो नहीं पाता। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन गेटिंग द मैसेज आउट फ्रॉम द माउथ। सो पेशेंट को ये सारी डिफिकल्टीज हो रही होती है, बट फैमिली वालों को लगता है कि शायद ये बोलना नहीं चाह रहा, शायद ये समझ रहा है, चेहरे से तो हर चीज लगती है कि पेशेंट समझ रहा होता है, बट एक्चुअली पेशेंट का इंटरनल डैमेज इतना हो चुका होता है लैंग्वेज सेंटर्स का कि वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा अपनी माउथ की मूवमेंट्स को, अपने लैंग्वेज सेंटर से अपनी मेमोरी को यूज करके उन शब्दों को ढूंढ ही नहीं पा रहा जिससे वो बोल सकता है। सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो पोस्ट स्ट्रोक आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि इवन द प्रोफेशनल ग्रुप एंड द फैमिली, दोनों को ही अवेयर होना पड़ेगा कि दीज आर द एरियाज, अगर हम उनको टाइमली नहीं टच करते हैं, जैसे हाथ पैर का चलना जरूरी है, ऐसे ही मुंह का भी टाइमली चलना जरूरी है। सो अगर हम इन एरियाज को टाइमली नहीं छूते हैं, उन पे काम करना नहीं शुरू करते हैं, तो पेशेंट अपनी बातचीत करने की क्षमता को अपनी पूरी लाइफ के लिए खो बैठता है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हम डे टू डे ओपीडी में देखते हैं, जहाँ पे उनके साथ शुरुआत के कुछ महीने बोलने के कैपेसिटी पे, स्पीच पे, मुंह की मांसपेशियों पे काम हुआ ही नहीं, ये सोच के कि बोल लेगा पेशेंट, बोल लेगा। बट फाइनली वही हुआ जब 6-7 महीने के बाद उनके अंदर अवेयरनेस आती है कि भाई इन्होंने अभी तक बोलना नहीं शुरू किया। उसके बाद वो फिर जगह जगह सेंटर्स में प्रोफेशनल्स के पास जाके चेकअप्स कराते हैं। then they realize that it is too late to work on their lost capacity to speak or to understand. तो इससे अच्छा कि हम उस स्टेज पे पहुंचे, पेशेंट्स का टाइमली स्टिमुलेशन बोलने पे और भाषा समझने पे हो जाना चाहिए। अगेन पेशेंट्स के सिर्फ बोली के अलावा पेशेंट की और स्किल्स पे भी असर पड़ता है, जो हायर फंक्शंस होते हैं दिमाग के, जैसे लिखना, पढ़ना, कैलकुलेशंस करना, ये सारी चीजें भी पेशेंट की स्ट्रोक के बाद असर में आ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। सो अगर वो भी अफेक्ट हो रही हैं, इफ दोज स्किल्स आर आल्सो गेटिंग इम्पेयर्ड, उन सारी हायर लैंग्वेज फंक्शंस को भी डे 1 से ही थोड़ा थोड़ा, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप टैप करना शुरू कर दिया जाता है। तो व्हेन यू विजिट अ क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, लैंग्वेज थेरेपिस्ट, सोलो थेरेपिस्ट, ये सब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट को एक सिंपल भाषा में कंसाइज कर दिया गया है। तो जब आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके विजिट करते हैं, क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट आपके इन सारे एरियाज की असेसमेंट करते हैं डे 1 डे 2 में। उसके बाद आपकी जहाँ जहाँ एरियाज वीक हो रहे हैं, उसके बेसिस पे वो फर्दर अपना ट्रीटमेंट प्लान करता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया स्पीच स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स, मींस शब्दों का उच्चारण साफ ना निकलना क्योंकि वीकनेस आ गई है मुंह की मांसपेशियों में। दूसरा, भाषा का ज्ञान खत्म हो जाना, दैट मीन्स बातचीत समझना या बोलने में दिक्कत आना, जिसको हम अफेजिया कहते हैं, या लॉस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कई पेशेंट्स की सिर्फ इशारों में तो इंटैक्ट रहती है, बट जब बोलने पे आते हैं तो वो शब्दों को अपने मुंह से, दिमाग से इकट्ठा करके मुंह तक ला नहीं पाते हैं, जिसको हम नेमिंग या वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी कहते हैं। उसके पीछे और भी कारण होते हैं जो थेरेपिस्ट असेसमेंट के साथ थेरेप्यूटिकली वर्क करते हैं। तो थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड एस सिनोनिम स्टार्ट विद swallowing, मींस खाना निगलना। जैसे कि यहाँ पे आप सब पिक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 तस्वीरें दी हुई हैं। अब होता क्या है कि खाना हम आमतौर पे सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम जो देखते हैं कि हम खाना जब मुंह में रखते हैं, वहीं से ही मुंह में प्रेजेंट करने से ही निगलने का फंक्शन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपने मुंह में रखा, मुंह की मांसपेशियां ऑल टुगेदर मिक्स होके उसको चबाने लग जाती हैं। जीभ और तालू खाना पीछे ना खिसके एक लॉक बना देता है मुंह के पिछले वाले हिस्से में। तो वो चबाना जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको वो पीछे खिसकाता नहीं है। जब दिमाग सेंस करता है कि मुंह के अंदर पड़ा खाना पूरी तरह से च्यू हो गया है, जब आप
चबा चुके हो, उसके बाद आफ्टर मैस्टिकेशन वो खाना जीभ और तालू के जरिए पीछे की तरफ खिसकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ तालू उसको पीछे की तरफ खिसकाएगा। तो जैसे ही खाना खिसकेगा, खाना अपनी सही जगह पे जाएगा फूड पाइप में, लेकिन नाक के बिल्कुल पैरेलल में ही नीचे आता है हमारी श्वास नली। अगर खाना मुंह की नली में ना जाके श्वास नली में गिर रहा है तो इसको हम कहते हैं एस्पिरेट करना। खाना श्वास नली में जाना नॉर्मल नहीं है, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है जो पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स में बहुत बार देखा जाता है। सो नाउ डेज इन वर्ल्ड वाइड इट हैज बिकम अ प्रोटोकॉल कि स्ट्रोक के 24 घंटे के अंदर ही एक स्वॉलो असेसमेंट, स्पीच असेसमेंट होना जरूरी है, ताकि निगलने की तकलीफ अगर किसी पेशेंट में है तो उसको इमिडिएटली डिफरेंट ट्यूब्स के जरिए से खाना खिलाया जाए, उसकी न्यूट्रिशन नीड्स ट्यूब्स के जरिए पूरी की जाए, बजाय मुंह से दे के कुछ रिस्क डाल दिया जाए। सो वो कंडीशंस जहाँ पे मुंह का तालमेल ऑलरेडी वीक हो चुका है, वो डेफिनेटली खाने को अगर खिसकाता भी है तो खाना फूड की पाइप के अलावा अगर श्वास नली में भी ट्रिकल होके नीचे जाता है तो धीरे धीरे लंग्स में पानी भर जाता है, या एस्पिरेशन होने की वजह से निमोनिया हो जाता है। सो ये सबसे कॉमन डिफिकल्टी पोस्ट स्ट्रोक या इवन पोस्ट हिमोरेजिक स्ट्रोक्स में भी देखा गया है। कई बार पेशेंट्स की दूसरे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पे दिमाग से तालमेल मुंह के ऊपर से वीक होने लग जाता है, वहां पे भी पेशेंट्स में ये सारे चेंजेस देखे जाते हैं। सो वो सारे क्या सिम्टम्स होंगे, वो सारे भी अभी हम डिस्कस करते हैं आपको, कि जहाँ पे आपको एक स्पीच स्वॉलो थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। सो आई डिस्कस दोज थिंग्स अहेड। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि खाना इंस्टेड ऑफ गोइंग टू विंड पाइप कंप्लीटली, थोड़ा सा ट्रिकल होके वो श्वास नली की एंट्रेंस पे घुस रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है, वेयर दिस फिनोमेना वेयर इट इज गेटिंग एंट्री टू द विंड पाइप, वो एबनॉर्मल है ये। So this condition need to be tackled immediately. So here we know that when the muscles are weak, या तालमेल वीक हो चुका है, मुंह की मसल, लिप्स की मसल, टंग, तालू, थ्रोट, ये सारी मसल्स ऑल टुगेदर अनकोऑर्डिनेटेड है, उनमें आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा क्योंकि दिमाग के सेंटर्स वीक हो चुके हैं। सो उस केस में पेशेंट की जो कैपेसिटी होगी खाना निगलने की या पानी पीने की, वो सारी वीक हो जाएगी। तो खाने में डिफिकल्टी आने को हम डिस्फेजिया कहते हैं। खाना हमेशा अलग अलग स्टेजेस में हमारे पेट तक पहुंचता है। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट के अंडर बेस मुंह से लेकर विंड खाने की नली तक पहुंचाने का काम हमारे अंडर आता है। उससे बियॉन्ड अगर कोई तकलीफ आती है पेशेंट को, जैसे ईसोफेजियल फेज बोलते हैं, जहाँ पे खाना फूड पाइप तक पहुंच चुका है, उसके अंदर जा चुका है, उसके बाद कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो वो पेट के डॉक्टर्स अपने तरीके से देखते हैं। खाने को मुंह से लेकर विंड पाइप तक ना पहुंचे, सीधा फूड पाइप तक पहुंचे, ये काम एक स्पीच स्वॉलो थेरेपिस्ट का है। तो अगर वहां पे वो असेसमेंट में किसी भी एरिया में डेफिसिट महसूस करते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया इट इज गेटिंग वीक, थेरेपिस्ट आपकी थेरेपीज प्लान करता है कि आपको यहाँ यहाँ डिफिकल्टीज हैं, तो हमें क्या वर्क करना चाहिए ताकि आपका वो फेज, खाना निगलने की वो स्टेज ओवरकम हो सके, आप उसको ठीक कर सके। सो हमारा पर्पस पानी पिलाना भी इन अ सेफ वे है, और खाना भी इन अ सेफ वे खिलाना है। सो ताकि खाना एयरवे में एंटर ना करके खाने की नली तक ही पहुंचे। सो जो कॉमन सिम्टम्स जो फैमिली या पेशेंट्स को जानने जरूरी हैं, जिससे उनको ये इंडिकेशन लगनी चाहिए कि खाना उनके श्वास नली में जाने के चांसेस बना रहा है, उसमें सबसे पहले चीज स्टार्ट हो जाती है मुंह का इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, कि आप जब खाना मुंह में डाल रहे हैं, या फिजिकल फीचर्स भी आप ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट्स जिनकी वीकनेस आई है पोस्ट स्ट्रोक, उनमें ड्रूलिंग हो रही होती है, चेहरे में फेशियल डेविएशंस होती हैं, लिप का क्लोजर अच्छा नहीं बनता, मींस लिप खाने को पूरी तरह से पकड़ भी नहीं पा रही चम्मच से, आपको चम्मच से पोर करना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है। लिप्स अगर होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं तो जीभ के लिए भी खाने को खिसकाना पीछे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपका लिप से शुरू हो जाता है, लिप क्लोजर, लिप स्ट्रेंथ, उसमें डेविएशन, टंग की मूवमेंट्स, कि वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ले पा रही है मूवमेंट या नहीं, और उसको पीछे खिसकाने का फंक्शन। तो अगर
ड्रूलिंग कर रहा है पेशेंट, दैट मीन्स मसल वीकनेस मुंह के अंदर काफी आ चुकी है, लिप उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा, थूक को पेशेंट थूक भी नहीं निगल पा रहा, तो हम कुछ और प्रेजेंट कर दें तो वो पेशेंट को रिस्क में डाल देगा। तो अगर ड्रूलिंग दिख रही है तो we need to be little alert that patient may have issues even with the swallowing their own saliva. They may have issues with other food presentations as well. तो हमें थोड़ा सा मॉनिटर्ड या सुपरवाइज वे में ही कुछ देना है। और अगर पेशेंट का खाना चबाने की कैपेसिटी वीक हो गई है, जॉ का कंट्रोल वीक है, खाने को पीछे शिफ्ट करने का जो टाइम पीरियड होता है, वी लुक फॉर द ओरल ट्रांजिट टाइम. सो इफ देयर इज अ डिले इन द ओरल ट्रांजिट टाइम, अगेन इट पुट्स द पेशेंट एट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. पेशेंट खाना निगलने के साथ ही कॉफ कर रहा है, दैट मीन्स उसका कंट्रोल ही नहीं बन पा रहा है अपने खाने के ऊपर. हमेशा पेशेंट को निगलने के बाद लगता है कि छाती में कुछ अटका हुआ है, चोक हो रहा है, एक ही बार निकलने से क्लियर नहीं हो रहा है, पेशेंट को बार बार गला साफ करना पड़ रहा है खाने को निगलने के लिए, पेशेंट की आवाज में एक घड़घड़ाहट सी है. हम जब पेशेंट की टेस्टिंग करते हैं, हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करके देखते हैं कि पेशेंट की छाती में घड़घड़ाहट आ रही है या नहीं, दैट मीन्स ऑलरेडी सिक्रीशंस काफी जमा है, मुंह से कुछ भी देना सिक्रीशंस को बढ़ा देगा. तो बहुत सारी चीजों को हमें अलर्टिव वे में असेस करते हुए डिसाइड करना है कि पेशेंट को हम मुंह से खाना अलाउ कर सकते हैं या नहीं. देन लास्ट comes the nasal regurgitation, means खाना शिफ्ट खाने के बाद वापस नाक से या मुंह के जरिए वापस उठ के आ रहा है. So that is again very alarming. It can lead to aspiration. It is also a sign of many other swallowing related difficulties, जिसमें हमें और दूसरी टीम्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है अपनी मैनेजमेंट में, अपनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में. So, as Dr. Manish sir told in the beginning itself, Dr. Umar ने भी बोला, तो stroke rehabilitation team में speech language therapist का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डे टू डे सिचुएशन में देख रहे हैं जिन पेशेंट को हम टाइमली वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिनके साथ चाहे वो पेशेंट का एक्सटेंट ऑफ डैमेज ज्यादा था या कम था, वहां पे हम उनकी इम्प्रूवमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से और कुछ ही टाइम में देख रहे हैं. सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि पेशेंट्स का अर्ली इंटरवेंशन होना जरूरी है. और जो थेरेपिस्ट है वो वर्क करता है कि आपने अर्ली इंटरवीन करना है, तो विद इन जो लॉस्ट फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं हमारे मुंह के, उन फंक्शंस को फिर से रीडेवलपमेंट के ऊपर काम करता है स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट. सो उसके लिए वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाता है. सो बेस्ट इज कि जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हम थेरेपीज प्लान कर रहे हैं उतना बेटर रहता है. एंड इट हैज बीन ऑलवेज सीन कि पेशेंट्स की मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट विद इन फर्स्ट 3 months आ जाती है, और उसके बाद अगेन इम्प्रूवमेंट का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो हो जाता है. सो फर्दर इम्प्रूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर अनदर 3 months. दैट मीन्स इन टोटल 90% हमारे पास जो टाइम है वो 66 months के लिए रहता है. एज द टाइम गोज फर्दर और आपने कुछ भी इंटरवेंशन इस इम्पोर्टेंट टाइम पे नहीं किया है, इस स्पॉन्टेनियस रिकवरी पीरियड में नहीं आपने इंटरवेंशन स्टार्ट करी है, तो दिमाग अपने लॉस्ट फंक्शंस के ऊपर फिर से काबू नहीं कर पाता है. सो पेशेंट्स थ्रू आउट देयर लाइफ दे लूज देयर लैंग्वेज. बोलना समझना बहुत मतलब खत्म हो जाता है एक तरह से. कई पेशेंट्स हैं, मिरेकल हैपेंस, कई बार वो अच्छा कर जाते हैं, बट बोलने वाली जो फीचर्स हैं वो काफी समय तक इफेक्ट ही रहती हैं. तो swallowing या communication rehabilitation is very important. If it starts early as possible within 3 to 6 months तक उसका इंटरवेंशन के तो बहुत हायर गोल्स पे थेरेपिस्ट पहुंच जाते हैं. सो जितना लेट उतना ही उसकी ट्रीटमेंट की इम्प्रूवमेंट भी लेट हो जाती है. तो हियर स्पीच स्वॉलो थेरेपिस्ट वर्क्स ऑन द माउथ एक्सरसाइजेस, दे वर्क ऑन बिल्डिंग अप कि जो न्यूरोमोटर सेंसरी पाथवेज हैं, जो मुंह के साथ कनेक्शंस होते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए वो वर्क करते हैं. देन सॉरी, लैंग्वेज स्टिमुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि दिमाग के वो सेंटर्स जो बातचीत को समझने में और बोलने में मदद करते हैं. देन कम्स द swallow इंटरवेंशन. जस्ट अ मोमेंट सर.
Okay, so here I'm coughing not because of swallowing issues. I am actually dry. I'm having a dry throat. So I thought if I would have taken a glass of water, to acha hota. But anyways, I can still continue for one more slide that I have. तो swallow strengthening exercises बहुत important होती हैं depending upon which areas are affected in the speech musculature. वो therapies plan की जाती हैं और उन्हीं goals को achieve करने के लिए therapist regularly family के साथ मिलके उसके ऊपर work करता है. अकेला therapist कुछ नहीं कर सकता. So the family is working along with the therapist, that works wonders. Okay, so here I had a small presentation on the areas which are affected in speech and swallow. So I hope I'm clear to an extent कि जहाँ पे common public समझ सकती है. Thank you, Dr. Aarti. बहुत ही उम्दा presentation और detailed presentation. डॉक्टर नीलम है हमारे साथ जो कि एक कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं. डॉक्टर नीलम हमारे साथ हैं एंड सब लोग ये अभी तक जान चुके हैं कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, जो कि काफी लोगों को पता है, बट डॉक्टर उमर ने बताया कि किस तरीके से वो एक हमें डिटेल प्लान की जरूरत होती है और अलग-अलग स्टेज ऑफ रिकवरी में अलग-अलग रोल रहते हैं. डॉक्टर आरती ने समझाया कि हमें इग्नोर नहीं करना है कि स्पीच जो है वो उसके साथ-साथ स्वॉलोइंग भी उतनी इम्पोर्टेंट है. हम अंडरमाइन करते हैं, सब लोग हमने देखा है कि एक राइल्स ट्यूब को या जो फीडिंग ट्यूब है उसको एक बर्डन समझते हैं. वो बर्डन नहीं है, वो एक रिकवरी प्लान का एक हिस्सा है. तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर नीलम के साथ, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये सब चीजें तभी संभव है, इवन हम भी जो अपने मरीजों से बात कर पाते हैं वो तभी संभव है अगर वो कॉग्निटिवली इंटैक्ट है. वो अगर हमारी बात ही नहीं समझ पाएगा, हमारी इंस्ट्रक्शंस को ही नहीं समझ पाएगा, तो वो एस्पेक्ट हर बार इग्नोर हो जाता है. स्ट्रोक में जो विजिबल डिसेबिलिटी है वो हमेशा प्रेसिडेंस ले जाती है. सो डॉक्टर नीलम, ओवर टू यू प्लीज. Thank you, sir. Thank you for the warm welcome. So, hi, as everybody know, I'm Neelam. तो आज ज्यादा समय ना लेते हुए मैं छोटी छोटी सी बातें स्ट्रोक के बारे में करेंगे. देखिए, स्ट्रोक क्या है? ब्रेन में एक जगह किसी भी नस का फट जाना, खून का इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से बाकी ब्रेन के फंक्शंस का रुक जाना. जैसे ये फंक्शन रुकते हैं, हमारे ब्रेन में एक सेल होते हैं जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं. न्यूरॉन आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं. और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं. वो बेसिकली हमारे एक्शन फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो अगर मैं उंगली हिला रही हूँ तो ये मैसेज मेरे ब्रेन को गया हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये उंगली अपनी इच्छा के हिसाब से हिला रही हूँ. अगर मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मुझे सोच समझ के क्या बोलना है, ये सब न्यूरॉन्स हैं जो बहुत फास्ट स्पीड पे जाकर अपनी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं. अब क्या होता है, जैसे ही आपको स्ट्रोक होता है, आपके न्यूरॉन्स डेड होने शुरू हो जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल, ये एक न्यूरॉन है, फिर दूसरा न्यूरॉन है, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज रहा है, पर यहाँ वाला न्यूरॉन डेड हो चुका है. तो जब यहाँ का न्यूरॉन डेड हो चुका है, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहा है और इंफॉर्मेशन लैप्स हो रहा है. यहाँ पर आ जाता है रोल एक साइकोलॉजिस्ट का, स्पेशली जो कॉग्निशन में स्पेशलिस्ट हो. तो रूल आउट की प्रॉब्लम है कहाँ पे? अब कई लोगों का कहना होता है कि एमआरआई से भी काफी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है. बिल्कुल चल जाती है. एमआरआई ये बता देता है क्लॉट कहाँ पर है, पर डिसफंक्शनिंग किस किस एरिया में हो रही है. जैसे कि ब्रेन के हम ब्रेन 4 पार्ट्स में होता है, पर हम 3 में डिवाइड करके टेस्टिंग करते हैं, जिसमें फ्रंटी, टेम्पोरल और पैराइटल ऑक्सीपिटल हम लेते हैं. सब कहते हैं कि एमआरआई में पता चल जाता है. एमआरआई से पता चल जाता है, पर फंक्शनिंग पता नहीं चलती कि कहाँ कितनी इम्पेयर है. फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का कॉम्प्रीहेंशन इम्पेयर है, किसी की वर्किंग मेमोरी इम्पेयर है, किसी की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग और प्लानिंग इम्पेयर है. तो ये चीजें हम इस टेस्टिंग के द्वारा रूल आउट करते हैं. अब ये टेस्टिंग क्या होती है, और कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जानकर कि ये तो खेल खिला रहे हैं, बट ये कुछ इस तरह की टेस्टिंग होती है जिसमें कुछ एक सेट टास्क है जो पेशेंट को दिए जाते हैं और पेशेंट उनको परफॉर्म करता है और स्टैंडर्डाइज नॉर्म से इनको कैलकुलेट किया जाता है. तो ये ओवरऑल काम है. अब उसके बाद साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अब पता तो चल गया है कि किस किस एरिया में डेफिसिट है, पेशेंट आईसीयू से बाहर आ चुका है. तो हम एक बेसलाइन इवैल्यूएशन के साथ अपना काम शुरू करते हैं. जैसे कि हम फ्रंटल लोब की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमारी वर्किंग मेमोरी है. वर्किंग मेमोरी मतलब चीजें याद रखना, चीजों को प्रोसेस करना, कितनी बार
किससे, कब, कहाँ, कैसे, सीरीज में चीजें रखना। दूसरी चीज हमारी आ जाती है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग एंड प्लानिंग, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग इज अ स्ट्रॉन्गर पार्ट, कि मैं किस काम को कब करूंगा, किस काम को कैसे किया जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, चाय बनाना किचन में जाकर। इसके साथ हमारी वर्क स्पीड आ जाती है कि हमारे काम करने की क्या स्पीड है। तो स्ट्रोक में क्या होता है, अगर किसी को फ्रंटल लोब में, हमारे सर के इस भाग में स्ट्रोक आए, तो उसकी ये सारी फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी। अब सोचिए किसी व्यक्ति को डिसीजन लेने में तकलीफ है, काम की स्पीड कम हो गई है, और वो चीजों को अलाइन नहीं कर पा रहे कि कौन सा काम कब करना है, या इससे पहले क्या आता है, इसके बाद क्या आता है। तो कितना मुश्किल हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए जीना और अपनी डे टू डे की रूटीन की चीजें करना। और बाई चांस अगर पेशेंट 30s में है या 40s में है, तो उनको ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डे टू डे रूटीन के काम है। सेम टेम्पोरल लोब में रहता है। और टेम्पोरल लोब में आपके, हम देखते हैं याददाश्त कैसी है, वर्बल मेमोरी, किसी ने कुछ कहा तो आप कितनी देर तक रिटेन कर सकते हैं। उसके बाद आगे नॉन वर्बल मेमोरी, कि आप यहाँ आपने ये देखा, आप एक रास्ते पे गए, आप एक साइन से कई बार पहचानते हुए जाते हैं, पर जब पेशेंट को स्ट्रोक आता है, वो टेम्पोरल लोब के एरिया को अफेक्ट करता है, तो वो उन चीजों को याद रखना भूल जाते हैं, वो याद नहीं रख पाते, पिक्टोरियल मेमोरी वीक हो जाती है। इन सब पार्ट में देखिए अब क्या होता है कि बड़ा अननोन सा पार्ट है अभी हमारे देश में। मैं कहूंगी कि बहुत अनफॉर्चुनेटली इस चीज को बहुत अभी लाइट नहीं मिला है, जो कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर रूटीन of a stroke protocol, that the patient has to undergo a neuropsychological evaluation right after they get discharged from the ICU. It is necessary to know that where is patient deteriorating and what all the areas are affected. हो सकता है कि वो एरियाज कम अफेक्टेड हो, बट क्या हम वहाँ के न्यूरॉन्स को रीएक्टिवेट कर सकते हैं? बिकॉज हमारे न्यूरॉन्स जब भी कोई नई लर्निंग होती है तो एक्टिवेट हो जाते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, पुराने डेड होते रहते हैं। इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस which has been followed for years and years and many years until you are alive. तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम फॉर एग्जाम्पल किसी की स्पीड पुअर होगी और हमने उसको स्पीड के टास्क कराए, तो क्या होगा, ग्रेजुअली उसके स्पीड वाले न्यूरॉन्स बढ़ने लग जाएंगे, उनकी वर्क स्पीड बढ़ने लगेगी। सेम विद एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, अब किसी की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग और प्लानिंग पुअर होगी, तो हम शुरू करेंगे कि आप हमें लिख कर बताओ चाय कैसे बनती है, या आप किचन में जाओ और उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करो। अगर वो उस प्रोसेस में कुछ भूल जाते हैं, तो हम उनकी फैमिली से सपोर्ट मांगते हैं कि व्हाई डोंट यू गो एंड सपोर्ट देम इन द किचन फॉर अ व्हाइल टू टेल देम कि अब इसके बाद क्या होगा या इसके बाद क्या होगा। ये कुछ छोटे छोटे दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ऐसे plenty ऑफ एग्जांपल्स है जो हम अपने डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द पेशेंट का प्रोग्रेस अपने फ्रंटली टेम्पोरल parietal lobe पे कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेशेंट अगर कॉम्प्रिहेंशन ही चला गया तो आप क्या करोगे? देयर आर इंस्टेंसेस जो पेशेंट समझ ही नहीं पाता कि आप उसको क्या कह रहे हो। देन वी हैव टू फाइनली diagnose the limit patient is having comprehension at and start our working from the very lower degree. And there are certain exercises we follow to rehabilitate their comprehension, which I will be definitely be talking about later. Now, since the comprehension is affected, patient is technically, if you consider her, is consider they are not able to do anything. कुछ भी समझना मुश्किल है उनके लिए कि कौन आया है, कौन जा रहा है, किसने क्या कहा है, किसने क्या नहीं कहा है। कई बार ये अफेजिया के पार्ट में भी चला जाता है। तो अफेजिया इज अ डिफरेंट जनरल, हम उसके बारे में बात करेंगे, पर ये हो गया रिहैबिलिटेशन का काम। अब न्यूरोसाइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी अभी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है हमारे यहाँ पर। धीरे धीरे ये फील्ड ऊपर आ रहा है और उसकी जरूरतें भी पता चल रही है समाज को। एज अ फैमिली हम हमेशा आपसे सपोर्ट चाहेंगे कि जब भी डॉक्टर आपको रेफर करे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के पास, आप उसकी जरूरत को समझें। एमआरआई करने से आपकी एक परेशानी तो खत्म होगी कि आपको पता चल गया बीमारी कहाँ पर है, पर वो बीमारी आपको एक परमानेंट डैमेज दे सकती है, जो कि बहुत लंबे समय का होगा। याददाश्त का डैमेज, डिसीजन मेकिंग का डैमेज, स्पीड का डैमेज, किसने क्या कहा, कहाँ सामान का कहाँ रख के भूल गए, अब वापस अपनी डे टू डे फंक्शनिंग में नहीं जा पाते, स्ट्रोक को बहुत लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट दे जाता है। स्ट्रोक आपको कुछ और भी चीजें देता है जिसे कहते हैं अफेजिया। Aphasia, as already Dr. R.P. explained, is the ability to forgetting the speech sometimes, forgetting the words sometimes, and probably वो कहना कुछ और चाहते हैं और उनके मुंह से कुछ और निकलता है, जैसे वर्निकेस अफेजिया, ब्रोकाज अफेजिया। ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसमें ऑफ कोर्स अगर हम रिट्रेन करें अपने पेशेंट्स को, तो हम एक बहुत अच्छा आउटकम ला सकते हैं। और जो पेशेंट्स हम
स्ट्रोक के बाद नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में नहीं भेज सकते, एक्सरसाइजेस के द्वारा हम उन्हें अपनी वापस रूटीन में भेज सकते हैं और पेशेंट नॉर्मली फंक्शन हो सकता है। देखिए ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो हम बताते हैं अपने पेशेंट्स को। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसके बियॉन्ड काफी कुछ है। अभी अगर कभी लंबे समय हुआ तो हम जरूर इसके बारे में बताएंगे। सर ने एक और चीज बड़े स्टार्टिंग में कही थी कि हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस। देखिए वी ऑल आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर एवरीबॉडी इज स्ट्रेसफुल अबाउट समथिंग और द अदर। समबडी है घर का स्ट्रेस, किसी के पास ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी के पास कोई एंजाइटी है। द फर्स्ट थिंग बिफोर यू मीट स्ट्रोक और समथिंग लाइक दिस, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर स्ट्रेस है तो आप क्यों ना किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी काउंसलर के पास जाकर इस बारे में बात करें और अपने आप को उस लिमिट तक पहुंचने ही ना दे जहां आपको एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े या कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर या डिजीज हो जाए। like stroke also. Stroke is one of the very leading disease or disorder, whatever you consider it, in terms of stress. Stress leads to multiple kind of health issues, and stroke is one of them. And stroke is something which can affect you for the long term if you're not getting treated on time and rightly. So before you actually end up into a mental stress which is causing you probably high blood pressure या आपको कोई और तकलीफ जिसके कारण से आपको बहुत स्ट्रेस रह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइकोलॉजिस्ट से मिले। और अगर भगवान ना करे आप कभी भी ऐसे किसी आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई भी ऐसे एक पड़ाव पे आ जाता है जहाँ उन्हें स्ट्रोक हो जाता है, बी इट एनी एज, आप जरूर अपने डॉक्टर को कंसीडर करें और बोले कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट से जो कि कॉग्निशन में एक्सपर्ट हो मिलना चाहते हैं उनसे, ताकि ये जो परेशानियां स्ट्रोक अपने साथ छोड़कर जाता है उनको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ स्पीच फिजियो एंड साइकोथेरेपी। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर नीलम। आई थिंक हमारे बहुत एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा सभी पैनलिस्ट का कि आज जो उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को हाईलाइट किया है और कुछ अनटच्ड एरियाज हैं जो अभी तक बिल्कुल भी इग्नोर होते रहे मल्टीपल एस्पेक्ट्स में, जैसे कि स्पेशली जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज डिसफंक्शन जो डॉक्टर आरती और डॉक्टर नीलम ने बहुत बेहतरीन तरीके से समराइज किया कि जो कॉम्प्रिहेंशन है। मैं एक सिंपल उदाहरण के साथ दूंगा। मेरे पास एक ज्वेलर आए थे खुद जो ज्वेलरी बनाते थे, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ स्ट्रोक करके कि ही फॉरगॉट टू मेक द ऑर्नामेंट्स। वो सिर्फ यही भूल गए। तो ये एक स्किल है जो बचपन से उन्होंने एक्वायर किया था, वो एक्वायर, एंड ये स्किल ना केवल एक ब्रेन फंक्शन है, उनके लिए लाइवलीहुड भी थी। सो जो हमारा टास्क था एट हैंड कि अब कोई वीकनेस नहीं है, कोई सेंसरी डेफिसिट, कोई नमनेस नहीं है, बट उनको रिहैबिलिटेशन के तौर पे अगर हम देखा जाए तो जो आप पैरालिसिस और पैरालिसिस से एक माइंड में स्ट्रोक को बिठाया हुआ है उसको प्लीज निकालिए। स्ट्रोक इज मच बियॉन्ड पैरालिसिस। बस एक जो की मैसेज मैं देना चाहता हूँ आज जो श्रोताओं को इस फोरम के द्वारा, वो ये है कि पहली बात, स्ट्रोक इज बियॉन्ड पैरालिसिस। सेकेंड, उसकी जो रिकवरी का पाथ है उसमें हमें वो माहौल चाहिए। वो माहौल आपकी पार्टिसिपेशन प्रमुख है उसमें, आपकी। और एक और चीज जो लास्ट में हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जो इतने सालों की अपनी एक्सपीरियंस से मैं चीज जो मैंने फील की है कि हम न्यूरोलॉजिस्ट और जो सभी टीम है वो पेशेंट्स पे तो फोकस करते हैं, मगर एक चीज जो रह जाती है वो है केयर गिवर बर्डन। क्योंकि हर बीमारी जो कि एक लंबे टाइम तक डिसेबिलिटी कॉज करे, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो जो केयर गिवर्स हैं, जो आई थिंक डॉक्टर नीलम जो हाईलाइट कर रही थी, स्ट्रोक से पहले ठीक है स्ट्रेस एक अपना एक वो है, और उन्होंने एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टच किया कि जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस लेवल केयर गिवर्स में भी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज उनकी लाइफ भी कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। तो जो ये उनका केयर गिवर बर्डन कम करना, उनको सपोर्ट देना एक साइकोलॉजिकल, ये भी एक टीम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए। डॉक्टर उमर ने बताया कि इग्नोरेंस में हम कैसे जाने अनजाने अपने पेशेंट्स को डिसलोकेशन या उसके अंदर ट्रांसफर करते हुए
क्योंकि ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं कि नहलाने के लिए ट्रांसफ़र करना है, कपड़े चेंज करने के लिए उनकी पोज़ीशनिंग करनी है। और जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल अभी ज्वेलरी की दी, अल्टीमेटली विथ प्रॉपर ट्रेनिंग, ही वाज़ एबल टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्नामेंट्स बनाने वाला है जो एक 9 लखा हार जिसको कहते हैं, वो हार बनाने वाले से हम उनको यहाँ तक लेकर आ सके कि एटलीस्ट वो एक सिंपल रिंग्स बना सके जिसको छल्ले बोलते हैं, ठीक है? तो वो कम से कम वो अपनी लाइवलीहुड, अपनी एक this is rehabilitation, this is the role of I think extended comprehensive care of stroke, जो हम as a team आज फोकस करना चाह रहे थे कि प्लीज पहली चीज उस गोल्डन पीरियड को पहचानिए। पहला, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइमरी प्रिवेंशन, अपने रिस्क फैक्टर्स को पहचानिए, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, एड्रेस योर रिस्क फैक्टर्स, एड्रेस योर हाइपरटेंशन विच इज रेज ब्लड प्रेशर, नॉट mental stress, hypertension, diabetes, your cholesterols, your thyroid issues, any deficiency, smoking, very important, quit smoking, smoke, अल्कोहल की इंटेक को बिल्कुल मॉडरेट या मिनिमल रखिए या नो अल्कोहल, दैट्स ओके। आप उसके साथ साथ रेगुलर, अगर आपको स्ट्रोक हो गया है तो प्लीज ब्लड थिनर्स कंटिन्यू कीजिए, एंड जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं प्लीज गोल्डन टाइम में किसी भी स्ट्रोक इक्विप्ड हॉस्पिटल में पहुंचिए, ताकि अगर आप क्वालिफाई करते हैं क्लॉट बस्टर थेरेपी के लिए, आप उसके लिए आपको ऑफर की जा सके, क्योंकि वही एक चीज है जिससे ये जो रिजल्टिंग डिसेबिलिटी है, जो थर्ड से सेकेंड लेवल पे पहुंच गया है वर्ल्ड वाइड, स्ट्रोक एक कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड, उसको प्लीज हमें उस बर्डन को कम करना है। और इनडायरेक्ट बर्डन्स और जो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है उसमें प्लीज हमें सबको टीम अप करना होगा। और जो मैंने आज एक हमने सब ने मिलकर एक हाईलाइट किया है कि एक टीम एफर्ट उस बर्डन को कम करने के लिए कैसे किया जा सकता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं जैसे डॉक्टर उमर, हमारे स्पीच और स्वॉलिंग एक्सपर्ट हो सकते हैं डॉक्टर आरती, और कॉग्निटिव और लैंग्वेज एक्सपर्ट हो सकते हैं जैसे कि डॉक्टर नीलम मिश्रा। सो with this I would like to thank all the panelists for their time and sincere effort and support for this campaign. I think इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में जो हमने ये एक हटके इवेंट, क्योंकि सभी लोग सिर्फ लक्षणों की बात करते हैं, हमने स्ट्रोक रिकवरी के जो पाथ में हिंड्रेंसेस होते हैं उनको पिक करके कोशिश किया कि हम इन सब चीजों को एड्रेस कर सकें। फिर मैं तहे दिल से सब श्रोताओं का जिन्होंने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। ऑर्गेनाइजर्स को, द मेटल क्लिनिक और लिसन को मैं पहले थैंक यू करूंगा इस प्लेटफॉर्म के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया। डॉक्टर उमर थैंक यू, डॉक्टर आरती थैंक यू, एंड डॉक्टर नीलम थैंक यू फॉर योर sincere effort and support.